हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एजुकेशन स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है ये इन रिफ्लेक्टिव लर्निंग। और उससे पहले इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीखना एवं सृजनात्मक चिंतन, ये वीडियो 5th है फ्रेंड्स। इससे पहले मैं 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हैं और आपने वो नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह है वीडियो 5th। सीखना एवं सृजनात्मक चिंतन। हम अक्सर सुनते हैं कि कोई लिख से हटकर सोचता है। हम अक्सर सुनते हैं कि कोई लिख से हटकर सोचता है। इसका क्या अर्थ है? निश्चित रूप से इसे लिख से हटकर सोचने को ही सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने सृजनात्मक चिंतन को इस रूप में परिभाषित किया है: एक ऐसी गतिविधि जो नई जानकारी या पहल से अनदेखे समाधान की ओर ले जाती है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने सृजनात्मक चिंतन को इस रूप में परिभाषित किया, इस रूप में डिफाइन किया है कि एक ऐसी गतिविधि जो नई जानकारी या नई पहल से अनदेखा समाधान की ओर ले जाती है, जो कि नई पहल या नई जानकारी जो है उसे अनदेखे समाधान की ओर ले जाती है। ये विचार मंथन या प्रश्न चिंतन के द्वारा नए दृष्टिकोण से देखने का एक तरीका है, और यह नए दृष्टिकोण से देखने का एक नया तरीका है। ये कुछ नई रचना करने की क्षमता और ये कुछ नई रचना करने की क्षमता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास अनोखे विचार हैं और जो किसी चीज को नए तरीके से सोचने की क्षमता रखता है, वे एक सृजनात्मक व्यक्ति है। और कोई भी व्यक्ति जिसके पास अनोखे विचार हैं लेकिन नई तरीके के विचार हैं और जो कि किसी चीज को नई तरीके से सोचने की क्षमता रखता है, जो व्यक्ति है वो किसी चीज को नई तरीके से सोचने की क्षमता रखता है, वे एक सृजनात्मक व्यक्ति है। वो क्या है? एक सृजनात्मक व्यक्ति है। जो भी व्यक्ति है कोई भी, वो अनोखे विचार रखता है और उन विचारों को मतलब उसके में चीज़ को फिर नई तरीके से सोचने की क्षमता रखता है, मतलब कि नई कैपेसिटी रखता है वो सोचने की, तो वे व्यक्ति जो है वो सृजनात्मक व्यक्ति है। सृजनात्मक चिंतन करने वाला सृजनात्मक व्यक्ति अलग तरह से सोचता है। सृजनात्मक चिंतन करने वाला जो व्यक्ति है वो सृजनात्मक व्यक्ति अलग तरह से सोचता है, उसके विचार अलग तरह से वो थिंकिंग करता है। वे किसी समस्या या मुद्दे को अलग नज़रिए से देखता है, और जो सृजनात्मक व्यक्ति है वो किसी भी मुद्दे को या किसी भी समस्या को एक अलग नज़रिए से देखता है, जो अक्सर एक नया समाधान खोजने का कारण बनता है। और जो सृजनात्मक व्यक्ति है वो अक्सर नए समाधान खोजने का भी कारण बनता है, नए सोल्यूशन सोचने का भी एक कारण बनता है। ऐसे लोग हमेशा क्यों और क्यों नहीं पूछते हैं, और जो सृजनात्मक व्यक्ति हैं वो हमेशा क्यों और क्यों नहीं पूछते हैं, मतलब क्यों करना है क्यों नहीं करना है वो पूछते हैं सृजनात्मक व्यक्ति। और सृजनात्मक चिंतन केवल सृजनात्मक प्रकार के लोगों के लिए ही नहीं है, और जो सृजनात्मक चिंतन है वे केवल सृजनात्मक व्यक्ति जो हैं उसके प्रकार के जो लोग हैं, सृजनात्मक प्रकार के जो लोग हैं, केवल उनके लिए ही नहीं है, जैसे कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, लेखक आदि। जैसे कि कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, लेखक आदि। कोई भी व्यक्ति सृजनात्मक हो सकता है, चाहे कलाकार हो, चित्रकार हो, संगीतकार हो या लेखक हो, वो कोई भी व्यक्ति है वो सृजनात्मक हो सकता है और उसमें सृजनात्मक चिंतन का कौशल हो सकता है, और उस व्यक्ति में सृजनात्मक चिंतन का कौशल भी हो सकता है, मतलब कि मीन्स दैट कि सृजनात्मक चिंतन में वे एक्सपर्ट हो सकता है। चाहे आप सृजनात्मक प्रकार के हो या नहीं हो, चाहे आप सृजनात्मक प्रकार के हो या नहीं हो, आप समस्या समाधान के लिए नए दृष्टिकोण को विकसित करने और कुछ नए खोजने के लिए हमेशा समय समय पर कुछ कौशल एवं तकनीकी का प्रयोग करना सीख सकते हैं। चाहे आप सृजनात्मक प्रकार से हो या नहीं हो, आप समस्या का समाधान करने के लिए नए दृष्टिकोण को विकसित करने, उन्हें डेवलप करने और कुछ नया खोजने, मतलब कि कुछ नया कुछ डिफरेंट खोजने में हमेशा टाइम टू टाइम कुछ कौशल एवं तकनीकी का प्रयोग करना सीख सकते हैं। सृजनात्मक एक मन की स्थिति है। सृजनात्मक क्या है? एक मन की स्थिति है
जिसमें सभी विचार पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, जिसमें कि मन में क्या होता है, सभी प्रकार के जो विचार हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। यह अवस्था तब आती है जब हम ये समझ लेते हैं कि हमने कुछ सीखना है। और ये अवस्था कब आती है, जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो सीखना है, कुछ हमें नया सीखना है। तो हमारे मन में ये विचार आ जाते हैं, सृजनात्मक विचार हमारे मन में आने लगते हैं। सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक ग्राहम वेल्स ने 1920 में अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ थॉट, कौन सी पुस्तक, द आर्ट ऑफ थॉट में सृजनात्मक प्रक्रिया के एक सिद्धांत को रेखांकित किया। इसमें सृजनात्मक प्रक्रिया के 4 चरण शामिल हैं। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक ने 1920 में अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ थॉट में सृजनात्मक प्रक्रिया के एक सिद्धांत को रेखांकित किया था और इसमें सृजनात्मक प्रक्रिया के 4 चरण इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट इज तैयारी यानी प्रिपरेशन। इस चरण में विचारक शिक्षार्थी समस्या की पहचान करते हैं। इसमें जो शिक्षार्थी हैं वो समस्या की पहचान करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसको वो पहचान करते हैं और प्रासंगिक जानकारी और सामग्री एकत्रित करते हैं और उसके लिए जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड वो जानकारी, इंफॉर्मेशन और सामग्री, इंग्रेडिएंट्स को एकत्रित करते हैं, कलेक्ट करते हैं जो नए समाधान खोजने के लिए आवश्यक है, जो कि न्यू समाधान खोजने के लिए उसकी नीड है, वो उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं शिक्षार्थी या विचारक। सेकेंड इज इंक्यूबेशन। इस अवधि के दौरान प्रथम चरण में एकत्रित हुए विचार और जानकारी के आधार पर समाधान करने का प्रयास किया जाता है। और इंक्यूबेशन में क्या किया जाता है, जो हमने पहले चरण में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, जो विचार हैं, जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसके आधार पर समाधान करने का प्रयास किया जाता है। जो फर्स्ट चरण में हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसके बिहाफ पर समाधान, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। हमारा मस्तिष्क अचेतन रूप से विधि विचारों को साथ लेकर एक नए तरीके से समस्या का समाधान करने में शामिल होता है। हमारा मस्तिष्क, जो हमारा माइंड जो है, वो अचेतन रूप से विविध विचारों को साथ लेकर एक नए तरीके से समस्या को सॉल्व करने का शामिल होता है, नई तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंक्लूड होता है इंक्यूबेशन के द्वारा। थर्ड इज प्रदीपाती इल्यूमिनेशन। और अचानक अचेतन से चेतन जागृत होती है। जब अचेतन से चेतन जागृत होती है, अब इस अस्पष्ट बात स्पष्ट हो जाती है और जो अस्पष्ट होती है बात वो भी स्पष्ट हो जाती है, मतलब जो अनक्लियर होती है वो भी क्लियर हो जाती है। अचानक से मिले इस समाधान को ही प्रदीपित के नाम से जाना जाता है। और अचानक से मिले इस समाधान को ही प्रदीपति के नाम से जाना जाता है, जो कि इन्फॉर्मेशन अचानक से अचेतन से चेतन जागृत होती है और जो अस्पष्ट है, वो जो अनक्लियर है बात, वो क्लियर हो जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन कहते हैं। उसे ही इल्यूमिनेशन के नाम से जाना जाता है। फोर्थ इज सत्यापन, वेरिफिकेशन। अब समाधान मिल चुका है, जब हमें समाधान मिल चुका है, सोल्यूशन मिल चुका है, तो हम यह सत्यापित करना आवश्यक है और उसका वेरिफिकेशन करना आवश्यक है। जब हमें प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है तो हमें उसका वेरिफिकेशन करना भी ज़रूरी होता है कि समाधान सही है या नहीं, कि समाधान सही है। वेरिफिकेशन से हमें पता चलता है कि जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मूल्यांकन के अंतिम चरण को सत्यापन कहा जाता है और मूल्यांकन के अंतिम चरण को वेरिफिकेशन या सत्यापन कहा जाता है। यदि समाधान सही नहीं लगता तो विचारक पहले चरण में वापस चला जाएगा। अगर जो समाधान, जो सोल्यूशन निकला है वो विचारक को सही नहीं लगता है तो वह वापस से प्रथम चरण पर चला जाएगा, फर्स्ट चरण पर चला जाएगा, प्रिपरेशन पर। अगर उसे सही लगता है तो वो आगे बढ़ेगा। उसे जो सोल्यूशन निकला है अगर वो सही लगता है विचारक को तो वे उसे छोड़ देगा, वहीं सब आगे काम करेगा। बट अगर उसे वो सोल्यूशन सही नहीं लगता है तो वो फिर से प्रथम चरण पर चला जाएगा, तैयारी यानी प्रिपरेशन पर फिर से वह चला जाएगा। इन चारों चरणों के अलावा कुछ विचारकों ने पांचवें चरण को विस्तारित कार्यान्वयन, इलैबोरेटिव इम्प्लीमेंटेशन चरण कहा है। और इन चारों चरणों को छोड़कर कुछ विचारकों ने पांचवें चरण को भी विस्तारित या कार्यान्वयन
चरण कहा है? यह वह चरण है जहाँ विचारक वास्तव में कार्य कर रहे हैं, और यह वह चरण होता है जो 5वें चरण में वह चरण होता है जहाँ पर विचारक वास्तव में कार्य कर रहे हैं, मतलब कि रियलिटी में कार्य कर रहे हैं। शोध ये देखते हैं कि जो लोग सृजनात्मक रूप से सोचते हैं और जो सृजनात्मक विचारकों के साथ आते हैं, जो सृजनात्मक रूप से सोचते हैं और सृजनात्मक विचारों के साथ आते हैं, वे बेहतर ढंग से सीखते हैं। और शोध ये कहते हैं, ये दिखाते हैं कि जो लोग सृजनात्मक रूप से सोचते हैं और जो सृजनात्मक विचारों के साथ आते हैं, वे बेहतर ढंग से सीखते हैं। सृजनात्मक चिंतन पुराने विचारों पर निर्भर रहने के बजाय नए विचारों को उत्पन्न करता है, और जो सृजनात्मक चिंतन है वो जो पुराने विचार हैं, ओल्ड विचार हैं, उन पर निर्भर रहने के बजाय जो नए विचार हैं उनको उत्पन्न करता है। इसलिए पुराने विचारों पर निर्भर रहने की बजाय सृजनात्मक चिंतन का अभ्यास करने वाले शिक्षार्थी नए अर्थ और नई सोच बनाने में सहज हो जाते हैं। और इसीलिए जो पुराने विचारों पर जो निर्भर रहने के बजाय सृजनात्मक चिंतन का जो अभ्यास करते हैं, वे शिक्षार्थी जो हैं वो नए अर्थ और नई सोच बनाने में सहज हो जाते हैं, मतलब कि नई सोच बनाने में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। इसीलिए वे शैक्षिक अभ्यास जो सृजनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ाते हैं, शिक्षार्थी की बेहतर रूप से सीखने में मदद करते हैं। और इसीलिए वे शिक्षक अभ्यास जो कि सृजनात्मक चिंतन के कौशल को बढ़ाते हैं और शिक्षार्थी की बेहतर रूप से सीखने में हेल्प भी करते हैं और सीखने की प्रेरणा देते हैं, और सीखने को भी मोटिवेट करते हैं, लर्निंग को भी मोटिवेट करते हैं। सृजनात्मक चिंतन विकसित करने में शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों और रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि विभिन्न विधियों और स्ट्रेटजीज का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि वाद विवाद, भूमिका निर्वाह, नाटक, पहेली, खेल इत्यादि। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं वाद विवाद, भूमिका निर्वाह, नाटक, पहेली, खेल इत्यादि। नेक्स्ट इज शिक्षक को विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न समाधानों, विचारों और किसी समस्या के समाधान में शिक्षार्थी की सहायता करनी चाहिए। और शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उनमें विभिन्न समाधानों, विचारों और किसी समस्या के समाधान, जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन के लिए शिक्षार्थी की हेल्प करनी चाहिए। शिक्षक को शिक्षार्थी की हेल्प करनी चाहिए शिक्षक को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समाधान को खोजने में और विभिन्न प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। नेक्स्ट इज आधुनिक तकनीकों और मल्टीमीडिया का उपयोग करें जो मानसिक क्षमता को यथासंभव प्रयोग करने में मदद करें। और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें, शिक्षक जो है वो आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें और मल्टीमीडिया का उपयोग करें जो कि मानसिक क्षमता को यथासंभव प्रयोग करने में हेल्प करें। शिक्षक को रूढ़िवादी सोच से बचना चाहिए, और शिक्षक को रूढ़िवादी सोच से भी बचना चाहिए और यथास्थिति को बनाए रखने से इनकार करना चाहिए, और यथास्थिति को बनाए रखने से भी इनकार करना चाहिए शिक्षक को। मूल्यांकन प्रक्रियाओं में केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं के परीक्षण से विभिन्न क्षमताओं के परीक्षण की ओर बढ़ना चाहिए, और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं के परीक्षण से विभिन्न क्षमताओं के परीक्षण की ओर बढ़ना चाहिए, और कार्य क्षमता से कार्य दक्षता एवं सृजनात्मक की ओर बढ़ना चाहिए, और कार्य क्षमता से कार्य दक्षता एवं सृजनात्मक की ओर बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज शिक्षक को शिक्षार्थियों के गुण एवं कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और स्नेहपूर्वक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थी के जो गुण हैं, कमजोरी हैं, उसकी जो वीकनेसेस हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसके जो मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, उनकी कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए और उनको स्नेहपूर्वक प्रतिक्रिया देनी चाहिए और उनको प्यार से फीडबैक देना चाहिए कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ये तुम्हें ये अच्छी चीज़ है, ये तुम्हारी ये वीकनेस है। उनको प्यार से उन्हें बच्चों को, शिक्षार्थियों को बताना चाहिए शिक्षक को। सीखना एवं विचारात्मक चिंतन। विचारात्मक चिंतन अन्य प्रकार के चिंतन से कैसे अलग है? अब विचारात्मक चिंतन जो है वो अन्य प्रकार के चिंतन से किस अकॉर्डिंग डिफरेंट है? जॉन डीवी ने सबसे पहले इसकी व्याख्या की। जॉन डीवी 1993 के अनुसार विचारात्मक चिंतन किसी भी विश्वास या ज्ञान के कथित रूप का एक सक्रिय, निरंतर और संविधानपूर्वक चिंतन है। जॉन डीवी ने सबसे पहले इसकी व्याख्या की विचारात्मक चिंतन की, और जॉन डीवी 1993 के अनुसार विचारात्मक चिंतन किसी भी विश्वास या ज्ञान के कथित रूप का एक सक्रिय, निरंतर
और संवैधानिक पूर्वक चिंतन है। और JNDB के अनुसार विचारात्मक चिंतन जो है वो किसी भी विश्वास या ज्ञान के कथित रूप का एक सक्रिय, निरंतर और संवैधानिक पूर्वक चिंतन है जो आगे के निष्कर्षों के लिए इसका समर्थन करता है, जो कि आगे के निष्कर्षों के लिए, आगे के कंक्लूजन के लिए इसका समर्थन करता है। विचारात्मक चिंतन मूल रूप से एक नया दृष्टिकोण विकसित करने एवं प्रश्नात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आवश्यक है। और विचारात्मक चिंतन जो है वो मूल रूप से एक नया दृष्टिकोण विकसित करने, नए दृष्टिकोण को डेवलप करने और जो प्रश्नात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आवश्यक है। यह संज्ञानात्मक, भावनात्मक और नैतिक रूप से कई अलग अलग पहलुओं में एक व्यक्ति के विकास में मदद करता है। और यह संज्ञानात्मक, भावनात्मक और नैतिक रूप से कई अलग अलग पहलुओं में एक व्यक्ति के विकास में मदद करता है, एक व्यक्ति के डेवलप में हेल्प करता है। विचारात्मक चिंतन मूल्यों और विश्वासों पर प्रश्न करके पूर्वाग्रहों और मान्यताओं को पहचानने और उनको चुनौती देने, उनमें सुधार करने के द्वारा किसी व्यक्ति के गुण और दोषों को निर्धारित करने में मदद करता है। और विचारात्मक चिंतन जो है वो मूल्यों और विश्वासों पर प्रश्न करके पूर्वाग्रहों और मान्यताओं को पहचानने और उनको चुनौती देने, उसमें सुधार करने, उनमें जो प्रॉब्लम है उनको सुधारने और उनके द्वारा किसी व्यक्ति के गुण और दोषों को निर्धारित करने में भी हेल्प करता है। किसी व्यक्ति में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, उनको भी निर्धारित करने में हेल्प करता है विचारात्मक चिंतन। विचारात्मक चिंतन आत्मा जागरूकता है और विचारात्मक चिंतन जो है वो आत्मा जागरूकता है, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस है। लोग अपने और अपने अनुभवों के बारे में चिंतन करते हैं और लोग जो हैं वो पीपल जो हैं वो अपने और अपने अनुभव, जो उनको एक्सपीरियंस है, उनके बारे में थिंकिंग करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपने ही एक्सपीरियंस से पे सीखते हैं और अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में सुधार करते हैं और अपने जीवन के जो उनके कुछ क्षेत्र हैं उनमें भी वो इम्प्रूवमेंट करते हैं। लोग अक्सर अपने अनुभव लिखने और उनके अर्थ निकालने के लिए डायरी या जर्नल रखते हैं और लोग जो है वो अक्सर क्या करते हैं, अपने अनुभवों को लिखने और उनके अर्थ निकालने के लिए डायरी का उपयोग करते हैं। सीखने पर विचारात्मक चिंतन करने के लाभ। अब क्या प्रॉफिट है चिंतन, विचारात्मक चिंतन के देख लेते हैं। विचारात्मक चिंतन से शिक्षार्थी को नए ज्ञान को उनकी पूर्व समझ के साथ जोड़ने में मदद मिलती है। और विचारात्मक चिंतन से शिक्षार्थी को नए ज्ञान को उनकी पूर्व समझ के साथ जोड़ने में भी हेल्प मिलती है और यह उनको अपनी सोच और सीखने की रणनीतियों को समझने में भी मदद करता है। विचारात्मक चिंतन जो है वो शिक्षार्थियों को अपनी सोच और सीखने की जो रणनीति, जो स्ट्रेटजी है, उनको भी समझने में हेल्प करता है, जिससे वे नए कार्य करते हुए लागू कर सकते हैं, जैसे कि वे नए कार्य करते हुए भी उसे लागू कर सकते हैं। यह देखना कि आपने क्या सीखा और कैसे सीखा। विचारात्मक चिंतन हमारी हेल्प करता है इसमें कि हमने क्या सीखा और कैसे सीखा। नेक्स्ट बेनिफिट है यह समझने की समय के साथ साथ आपकी सोच कैसे बढ़ती और विकसित होती है। और जो विचारात्मक चिंतन जो है हमारी इसमें भी हेल्प करता है कि इसे समझने में भी हेल्प करता है कि समय के साथ साथ आपकी सोच कैसे बढ़ती है, कि आप टाइम टू टाइम आपकी सोच कैसे बढ़ती है टाइम के अकॉर्डिंग और आप किस अकॉर्डिंग विकसित होती हैं। नेक्स्ट इज ये हमारे पूर्व ज्ञान और जो हम वर्तमान में सीख रहे हैं उनके बीच संबंध बनाने में भी सहायता करता है। और विचारात्मक चिंतन जो है वो हमारे पूर्व ज्ञान, जो हमने पहले ऑलरेडी ज्ञान ले रखा है, जो हमारे पास ऑलरेडी ज्ञान है और जो करंट में जो हम ज्ञान ले रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उनके बीच रिलेशन बनाने में भी हमारी हेल्प करता है विचारात्मक चिंतन। यह गलतियों से सीखने में मदद करता है और विचारात्मक चिंतन जो है वो हमारी जो मिस्टेक हुई है उनसे भी सीखने में हेल्प करता है और जिससे हमें ये पता चल जाता है कि अगली बार हम चीज़ों को कैसे अलग तरीके से करेंगे। और विचारात्मक चिंतन से हमें ये भी पता चल जाता है कि अगली बार जो हम काम करेंगे, कार्य करेंगे, उसमें चीज़ों को कैसे अलग तरीके से करेंगे। नेक्स्ट इज आपको भविष्य में विचारात्मक चिंतन करने वाले विचारक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। और विचारात्मक चिंतन जो है वो भविष्य में विचारात्मक चिंतन करने के लिए विचारक बनने में भी हमें प्रोत्साहित, हमें इंकरेज करता है। किसी व्यक्ति की ताकत एवं कमजोरी की पहचान करने के लिए विचारात्मक चिंतन एक उत्कृष्ट
उपकरण है और किसी व्यक्ति की ताकत या कमजोरी की पहचान करने के लिए विचारात्मक चिंतन एक उपकरण है। यह सृजनात्मक कौशल को विकसित करने में भी सहायता करता है और विचारात्मक चिंतन जो है वो सृजनात्मक कौशल को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। एक विचारात्मक शिक्षार्थी होने के नाते आप सीखे हुए को जानने के लिए पीछे मुड़कर देखते हैं और एक विचारात्मक शिक्षार्थी होने के नाते आप जो आपने सीखा है वो जानने के लिए आप पीछे मुड़कर देखते हैं और अनुभव का विश्लेषण करके भविष्य में प्रदर्शन में सुधार करके सृजनात्मक चिंतन कौशल विकसित करते हैं और आप उसको अनुभव को जो एक्सपीरियंस है उसका विश्लेषण करके भविष्य में जो आप प्रदर्शन करने वाले हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करके सृजनात्मक चिंतन कौशल विकसित करते हैं। विचारात्मक चिंतन के बहुत से मॉडल हैं और विचारात्मक चिंतन के बहुत सारे मॉडल हैं। ग्राहम गिब्स 1988 के मॉडल में 6 चरण शामिल हैं: विवरण, भावनाएं, मूल्यांकन, विश्लेषण, निष्कर्ष और कार्य योजना। फर्स्ट इज विवरण, भावनाएं, थर्ड इज मूल्यांकन, फोर्थ इज विश्लेषण, फिफ्थ इज निष्कर्ष और सिक्स्थ इज कार्य योजना। यह मॉडल किसी भी परिस्थिति में अनुभव की जांच और विश्लेषण, सीखना और योजना बनाने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। और ये जो मॉडल है 6 के 6 वो किसी भी परिस्थिति में अनुभव की जांच और विश्लेषण, सीखना और योजना बनाने में एक ढांचा प्रदान करता है। कोलैब के मॉडल के 4 चरण हैं: ठोस अनुभव, विचारात्मक अवलोकन, अमूर्त संकल्प, सक्रिय प्रयोग। कॉन्करेक्ट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंट। इस मॉडल का आधार हमारे अनुभव हैं और इस मॉडल का आधार हमारे अनुभव हैं जिनका व्यवस्थित रूप से विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। जिनका की जो मॉडल है ये इनके आधार पर जिनका व्यवस्थित रूप से विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। और भी कई मॉडल हैं। आप ऑनलाइन मॉडल के बारे में आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। विचारात्मक चिंतन की प्रक्रिया, प्रोसेस देख लेते हैं विचारात्मक चिंतन की। यहाँ हम गिब्स के विचारात्मक चिंतन चक्र का उल्लेख कर रहे हैं। हम किसका उल्लेख कर रहे हैं? हम गिब्स के विचारात्मक चिंतन चक्र का उल्लेख कर रहे हैं। फर्स्ट इज विवरण, डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या हुआ, यह कब हुआ और इसका क्या परिणाम था का विवरण होता है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, क्या हुआ, कब हुआ और इसका परिणाम क्या था, इसका हम विवरण करते हैं डिस्क्रिप्शन में। सेकेंड इज भावनाएं, फीलिंग्स। यह अनुभव के बारे में अपनी भावनाओं और विचारों की चर्चा की जाती है। यह फीलिंग्स यानी अपने जो हमारे एक्सपीरियंस है उनके बारे में जो हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स है और जो विचार हैं उस पर चर्चा की जाती है। थर्ड इज मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अनुभव कैसा रहा, सकारात्मक एवं नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें, भले ही चाहे एक पक्ष में अधिक हो। अनुभव यानी ये मूल्यांकन करते हैं हम, अनुभव कैसा हुआ, सकारात्मक है, नकारात्मक है यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उन चीज़ों पर ध्यान दें भले ही चाहे एक पक्ष में अधिक हो, चाहे पॉजिटिव पक्ष में अधिक हो या नेगेटिव पक्ष में अधिक हो, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, अनुभव पर, हमारे एक्सपीरियंस पर। फोर्थ इज विश्लेषण, एनालिसिस। यहाँ पर आप समझ विकसित करने के लिए सिद्धांत और व्यापक संदर्भ का उपयोग करते हुए समझते हैं कि क्या हुआ। विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आप समझ विकसित करते हैं, अपनी समझ को डेवलप करने में के लिए सिद्धांत और व्यापक संदर्भ का उपयोग करते हुए समझते हैं कि क्या हुआ। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आपने क्या सीखा, अब आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या आप इसको कुछ बेहतर तरीके से कर सकते हैं थे या हैं, मतलब कि कंक्लूजन में आ जाता है निष्कर्ष हमारा कि आपने क्या सीखा है और आप क्या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसको जो हमने कंक्लूजन निकाला, हमने जो भी एक्टिविटी की है उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं और नया अब हम उसमें क्या सीखेंगे कि हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि हमारा ये और ज़्यादा अच्छा हो, जो हम कार्य कर रहे हैं वो कुछ और ज़्यादा अच्छा हो, उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करके, तो वो हम किसके अकॉर्डिंग सीखते हैं, किसकी तरह से सीखते हैं, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन के द्वारा। कार्य नियोजन, एक्शन प्लान। कार्य नियोजन, एक्शन प्लान। कार्य योजना उन सब के बारे में है जो आपको अगली बार के लिए चीज़ों को जानने और सुधारने के लिए आवश्यक है। यानी
एक्शन प्लान किसके लिए है, जो कि हम कार्य कर चुके हैं उसके ऊपर जो अगली बार हम कार्य करेंगे उन चीज़ों को जानने और सुधार करने के लिए आवश्यक, उन चीज़ों के बारे में जाने और उन पे जो इम्प्रूवमेंट करनी है उसके लिए आवश्यक है एक्शन प्लान की। विचारात्मक चिंतन विकसित करने में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक को शिक्षार्थियों को विचारात्मक चिंतन करने के लिए प्राप्त समय प्रदान करना चाहिए। अब शिक्षक को, जो शिक्षार्थी हैं जो विचारात्मक चिंतन वो कर रहे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए समय देना चाहिए, समय प्रदान करना चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए जिससे कि वो विचारात्मक चिंतन को अच्छे से कर सकें। सेकेंड इज शिक्षक कक्षा में निष्कर्षों के पूर्ण मूल्यांकन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जो शिक्षक हैं वो शिक्षकों कक्षा में निष्कर्ष जो निकले, कंक्लूजन जो निकले हैं, उनका पूर्ण मूल्यांकन करने को इनकरेज कर सकते हैं। शिक्षक कक्षा में सीखने की स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं, और शिक्षक जो है वो कक्षा में सीखने की स्थिति को भी समीक्षा कर सकते हैं, स्थिति की भी समीक्षा कर सकते हैं कि क्या जानना है, क्या अभी तक ज्ञात नहीं है और क्या सीखा गया है। और किसकी समीक्षा कर सकते हैं कि क्या जानना है शिक्षार्थी को और क्या अभी तक उसने नहीं सीखा, क्या उसे ज्ञात नहीं हुआ है और उसे क्या सिखाया गया है। नेक्स्ट इज शिक्षक सीखने के दौरान विचारात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं, और शिक्षक शिक्षार्थियों को जो विचारात्मक से चिंतन के बारे में बढ़ावा देने के लिए उनको कुछ विशेष गतिविधियों का भी उपयोग कर सकते हैं शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए। नेक्स्ट इज शिक्षक शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए उन्मुक्त वातावरण दे सकते हैं, उन्मुक्त वातावरण भी दे सकते हैं शिक्षक शिक्षार्थियों को सीखने के लिए जिससे कि वो सीख सकें, उसके लिए वो उन्मुक्त वातावरण भी दे सकते हैं शिक्षार्थियों को सीखने के लिए। शिक्षक शिक्षार्थियों को सामूहिक कार्य और छोटे समूह में की जाने वाली गतिविधियां दे सकते हैं। शिक्षक जो है वो शिक्षार्थियों को सामूहिक कार्य और छोटे समूह में की जाने वाली गतिविधि दे सकते हैं, जो कि छोटे छोटे समूह बनाकर वो कार्य कर सकते हैं शिक्षार्थी, उनकी भी वो गतिविधियां दे सकते हैं जिसमें शिक्षार्थी दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझ सके। जिससे कि क्या होगा, शिक्षार्थी अगर वो छोटे छोटे समूह बना के देंगे तो वो दूसरों के अनुभव को भी, दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझ सकेंगे, शिक्षार्थी एक दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझ सकेंगे। नेक्स्ट इज शिक्षक प्रश्न पूछकर उनके पीछे के तर्क और साक्ष्य भी पूछ सकते हैं। शिक्षक क्या कर सकते हैं, जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उनका निष्कर्ष हुआ, जो उन्होंने कार्य किया है उससे रिलेटेड वो प्रश्न पूछ सकते हैं, और उसके पीछे के जो तर्क हैं, जो हिडन तर्क है, उनके बारे में भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं शिक्षार्थी से शिक्षक। चैप्टर एंड हो चुका है, अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं फ्रेंड्स। निष्कर्ष, कंक्लूजन। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। सीखना क्या है, कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। जो हम क्या छोटे बच्चे हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, अधेड़ उम्र में आते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिसके माध्यम से हम अपने अनुभव का उपयोग नई परिस्थितियों और समस्याओं को निपटाने के लिए करते हैं, और जिसके माध्यम से हम अपने अनुभव, जो हमारे एक्सपीरियंस है, उनका उपयोग करके नई परिस्थितियों और समस्याओं को निपटाने के लिए भी करते हैं। अपने एक्सपीरियंस का प्रयोग करके नई समस्याओं को सॉल्व करने में भी हेल्प मिलती है। जीवन के कई अनुभव हमें सीखने के अवसर प्रदान करते हैं, और जीवन के कई अनुभव जो कई एक्सपीरियंस जो हैं वो हमें सीखने के अवसर प्रदान करते हैं, सीखने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। सीखना चिंतन प्रक्रिया से बढ़कर है, और सीखना लर्निंग जो है वो थिंकिंग प्रोसेस से बढ़कर है, क्योंकि सीखने में हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व शामिल होता है। क्योंकि लर्निंग की जो प्रोसेस है, लर्निंग हम करते हैं, उसमें हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व शामिल होता है। लोगों के सीखने के तरीके को समझने के लिए कई तरह के सिद्धांत, और लोगों के सीखने का जो प्रोसेस है, लर्निंग की जो प्रोसेस है, उसके तरीके को समझने के लिए कई तरह के प्रिंसिपल हैं। इन सिद्धांतों का विकास शोधकर्ताओं के नए दृष्टिकोण के कारण हुआ, और इन सिद्धांतों का जो विकास है वो शोधकर्ता, जो रिसर्चर हैं, उनके नए दृष्टिकोण के कारण हुआ। हम इन सिद्धांतों को मुख्य तौर पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, और जो ये सिद्धांत प्रिंसिपल हैं उनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: व्यवहारवाद, संज्ञावाद और संरचनावाद। कौन सा है? फर्स्ट इज व्यवहारवाद, सेकेंड इज संज्ञानवाद, और थर्ड इज संरचनावाद। व्यवहारवाद का मूल विचार इस विचार पर आधारित है: शिक्षार्थी क्या है, एक खाली स्लेट है जिसे भरने के लिए ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। इसके अनुसार अधिगम तब होता है जब उद्दीपक व्यवहार में परिवर्तन करता है। व्यवहारवाद में बार बार की जाने वाली क्रियाएं मौखिक, पूर्ण वर्ण
और प्रत्यारोपण शामिल हैं। व्यवहारवाद के विपरीत संज्ञानावाद इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थी किसी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया देने के बजाय प्राप्त जानकारी को संशोधित करता है और उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया देने के बजाय प्राप्त जानकारी जो है उसकी प्रोसेस करता है। व्यवहार में बदलाव तो यहाँ भी होता है, लेकिन यह बदलाव चिंतन एवं सूचना के प्रोसेस के कारण होता है। और ये जो चेंजेस होता है वह बदलाव जो होता है वो चिंतन एवं सूचना के प्रोसेस के कारण होता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार अधिगम तब होता है जब एक शिक्षार्थी सूचना को पहचानता है, और संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार अधिगम तब होता है जब एक शिक्षार्थी जो है वो सूचना को पहचानता है, उसे प्रोसेस करता है, और जो सूचना उसे प्राप्त हुई है उसे पहचानता है और वह उसे प्रोसेस करता है और उसको संग्रहित भी करता है। संरचनावाद इस विचार पर आधारित है कि ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है। संरचनावाद जो है सिद्धांत है वो इस विचार पर आधारित है कि ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है। हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर ज्ञान सीखने का निर्माण कर सकते हैं, और हमने जो पूर्व ज्ञान लिया है और जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हम सीखने का निर्माण करते हैं। इसलिए हर किसी के सीखने की प्रवृत्ति अनोखी और एक दूसरे से भिन्न होती है। इसीलिए लर्निंग की जो प्रवृत्ति है वो हर किसी की अलग अलग होती है, अनोखी होती है और एक दूसरे से भिन्न होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। इस प्रकार के अधिगम में शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, और इस प्रकार के जो अधिगम है उसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं जो उनके खुद के ज्ञान है उसका निर्माण कर रहे हैं। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि परिणामों का अनुमान नहीं लगाया जा सके, और इसीलिए इस बात की पूरी संभावना है कि परिणामों का अनुमान नहीं लगाया जा सके। इसलिए शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए शिक्षक की भूमिका जो है रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षक को उत्पन्न होने वाली भ्रांतियों को चुनौती देनी चाहिए और उनकी जांच करनी चाहिए। चिंतन सीखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। चिंतन विभिन्न प्रकार के हैं और चिंतन सीखने के लिए एक आवश्यक प्रोसेस है, और चिंतन जो है वो भिन्न प्रकार के हैं। संदर्भगत चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो हमें किसी भी समस्या, घटना आदि के मूल कारणों को जानने में मदद करती है, और चिंतन के विभिन्न तरीकों से सोचने और अनुभव करने के लिए मूल संभावनाएं पैदा करने, नए संबंधों का अर्थ खोजने, नई और असामान्य संभावनाओं को खोजना शामिल है। और आलोचनात्मक चिंतन में संभावनाओं का विश्लेषण एवं विकास करना, उनकी तुलना करना, उनमें संशोधन करना, उनका परीक्षीकरण करना और प्रभावी निर्णय लेना शामिल है। और आलोचनात्मक चिंतन और विचारात्मक चिंतन को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और आलोचनात्मक चिंतन को और विचारात्मक चिंतन को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है एक दूसरे के स्थान पर। लेकिन आलोचनात्मक चिंतन में चिंतन कौशल की एक विस्तारित श्रृंखला शामिल होती है जो वांछनीय परिणामों की ओर ले जाती है, जबकि विचारात्मक चिंतन जो है वो जो हो चुका है उसके बारे में सोच विचार करने और आगे के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया है। आलोचनात्मक चिंतन जो है वो चिंतन कौशल, चिंतन जो हो चुका है उसके बारे में सोच विचार करने के लिए आगे की ओर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। पर जो आलोचनात्मक चिंतन है वो एक ऐसी चिंतन प्रक्रिया है जिसमें समस्या समाधान, निष्कर्ष निकालना और निर्णय लेना शामिल होता है। कभी कभी इसको निर्देशित संचलित चिंतन भी कहा जाता है, और कभी कभी इनको निर्देशित चिंतन भी कहा जाता है या संचलित चिंतन भी कहा जाता है, क्योंकि यह वांछित परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है। आलोचनात्मक चिंतन, विचारात्मक चिंतन आलोचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और विचारात्मक चिंतन जो है वो आलोचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो विश्लेषण करने के निर्णय लेने में मदद करता है, जो कि विश्लेषण करने के जो निर्णय है उसमें लेने में हेल्प करता है। हालांकि जटिल समस्या समाधान की स्थिति में सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए विचारात्मक चिंतन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पीछे मुड़कर सोचने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि विचारात्मक चिंतन जो है वो पीछे मुड़कर सोचने का अवसर प्रदान करता है और यह सोचने में मदद करता है, और यह लर्निंग में भी, सीखने में भी हेल्प करता है कि कैसे वास्तव में समस्याओं का समाधान किया जाए, कि कैसे रियलिटी में समस्याओं का, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाए, और किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए क्या रणनीति बनाई जाए, और किसी विशेष समस्या जो
प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कैसे रणनीति स्ट्रेटेजी बनाई जाए। ये फ्रेंड्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 2। चैप्टर 2 अध्ययन कौशल, नोट लेना, आलोचनात्मक पाठन और स्मृति संकेत, ये हम करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।